नमस्कार प्रियजन, मेरा नाम पूजा भूटानी है। मैं अपने चैनल यूनिवर्सल लॉ में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। प्रियजन, आज मैं आपको सिंहासन बत्तीसी की तीसरी कठपुतली की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ मेरी यूनिवर्सल लॉ की दुनिया में और जानिए क्या थी तीसरी कठपुतली की कहानी। तीसरे दिन जब राजा भोज सिंहासन की तरफ कदम बढ़ाने लगे तो सिंहासन की तीसरी कठपुतली चंद्रकला बोल बैठी कि राजा भोज रुको रुको। जब राजा भोज ने कठपुतली के मुंह से इस तरह की बात सुनी तब राजा भोज वहां रुक गए। तब कठपुतली चंद्रकला ने राजा भोज से कहा कि तुम इस सिंहासन पर कैसे बैठ सकते हो? क्या तुम्हारे में वह सब गुण हैं जो राजा विक्रमादित्य में थे? तब राजा भोज ने तीसरी कठपुतली चंद्रकला से पूछा कि राजा विक्रमादित्य में ऐसे कौन से गुण थे जो उनमें नहीं हैं? तब तीसरी कठपुतली चंद्रकला ने राजा भोज को राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है जब एक दिन पुरुषार्थ और भाग्य इकट्ठे बैठे हुए थे। उन दोनों में एक बात पर ठन गई। पुरुषार्थ बोला कि मेहनत से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है, इसलिए पुरुषार्थ ही महत्वपूर्ण है। उधर भाग्य बोला कि बिना भाग्य के इंसान को कुछ भी नहीं मिल सकता। अगर कोई व्यक्ति मेहनत ना भी करे तो भी अगर उसके भाग्य में कुछ लिखा हुआ है तो उसे अवश्य मिलेगा। इस तरह पुरुषार्थ अपने आप को श्रेष्ठ बता रहा था और उधर भाग्य अपने आप को श्रेष्ठ बता रहा था। उन दोनों में विवाद बढ़ता जा रहा था। तब उन्होंने इस विवाद को सुलझाने के लिए वे राजा इंद्र के पास पहुँचे। जब वे राजा इंद्र के पास पहुँचे तब उन्होंने कहा कि तब पुरुषार्थ बोला कि मैं श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि इन संसार में जो इंसान मेहनत करता है उसे सब कुछ प्राप्त होता है। उधर भाग्य ने बोला कि अगर किसी इंसान के भाग्य में कुछ ना हो तो वह लाख चाहे जितनी मेहनत भी कर ले उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इस तरह दोनों का विवाद सुनकर इंद्र भी बड़े विचार में पड़ गए। उन्हें कोई भी इसका जो सुझाव कोई निष्कर्ष था वह किसी निष्कर्ष पे नहीं निकल पाए। तब उन्होंने खूब सोचा और उन्होंने कहा कि इसका निर्णय केवल इस धरती पर कोई कर सकता है तो वे राजा विक्रमादित्य ही कर सकते हैं, क्योंकि उनको उन विक्रमादित्य के ज्ञान पर पूरा भरोसा था। अतः उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य को राजा विक्रमादित्य के पास जाने के लिए कहा। तब पुरुषार्थ और भाग्य मानव का वेश धरकर राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। वहां जाकर भाग्य और पुरुषार्थ ने राजा विक्रमादित्य के आगे वही प्रश्न रखा। पुरुषार्थ बोला, मैं श्रेष्ठ हूँ, बिना मेहनत के इस संसार में कोई व्यक्ति कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। उधर भाग्य बोला कि मैं श्रेष्ठ हूँ, बिना भाग्य के किसी व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे वह लाख मेहनत कर ले। इस पर दोनों के बातों को सुनकर राजा विक्रमादित्य भी सोच में पड़ गए। उस समय वे किसी भी निष्कर्ष पर नहीं निकल पाए। तब उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य से कुछ समय मांगा। तब उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य को कहा कि वे उन्हें 6 महीने का समय दे ताकि वे इस निर्णय पे पहुंच सके कि पुरुषार्थ श्रेष्ठ है या भाग्य श्रेष्ठ है। पुरुषार्थ और भाग्य राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर वहां से चले गए। इस पर भाग्य और पुरुषार्थ के वहां पर जाने के बाद राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के प्रयास में लग गए कि पुरुषार्थ श्रेष्ठ है या भाग्य श्रेष्ठ है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वे अपनी प्रजा के बीच में भी गए, परंतु उन्हें कोई उत्तर न मिला। उनकी जिज्ञासा
बढ़ती गई कि इसका प्रश्न का उत्तर उन्हें किस प्रकार मिलेगा, इसलिए उन्होंने अन्य राज्यों में भी जाने का फैसला किया। इसी तरह इस प्रश्न का उत्तर जानने की लालसा में वे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने लगे। अतः एक बार वह एक व्यापारी के यहाँ गए और उन्होंने कहा कि मैं आपके यहाँ नौकरी करूंगा। तब व्यापारी ने उनसे पूछा कि तुम क्या नौकरी कर सकते हो। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जो काम कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता वह काम मैं आपको करके दूंगा। व्यापारी राजा विक्रमादित्य की बात से सहमत हो गया और उन्हें अपने यहाँ नौकरी पे रख लिया। एक दिन व्यापारी व्यापार के लिए दूसरे राज्य में जाने लगा। तब उसने अपने कुछ नौकरों और माल सामान को जहाज पर रखा और राजा विक्रमादित्य को भी अपने साथ लेकर दूसरी जगह पर व्यापार करने के लिए समुद्र मार्ग से जाने लगा। जब वह समुद्र मार्ग से जा रहे थे तो रास्ते में ही तूफान आ गया। जब समुद्र में तूफान आया तब उन लोगों के बीच में अशांति फैल गई और भगदड़ मच गई। किसी तरह जब तूफान थमा तब वह एक द्वीप के किनारे जाके जहाज उनका रुका और वहां जहाज पर लंगर डाल दिया गया। जब तूफान बिल्कुल शांत हो गया तब जब जहाज का लंगर उठाने लगे तो वह उठाने में लंगर फंस गया और किसी भी नौकर से नहीं निकला। तब व्यापारी को राजा विक्रमादित्य की बात की याद आई कि वह वो काम कर सकते हैं जो कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तब व्यापारी ने राजा विक्रमादित्य को लंगर उठाने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य ने बड़ी ही आसानी से जहाज का लंगर निकाल दिया। जहाज का लंगर निकलते ही जहाज बड़े वेग से समुद्र में आगे बढ़ गया और राजा विक्रमादित्य वहीं द्वीप पर रह गए। द्वीप पर रुकने के बाद राजा विक्रमादित्य इधर उधर टहलने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तब वह बढ़ते हुए एक नगर में पहुंचे। जब वह एक नगर में पहुंचे तो वहां के जो राज्य था वहां पर एक पट्टिका पे लिखा हुआ था कि यहाँ की राजकुमारी का विवाह वीर पराक्रमी विक्रमादित्य के साथ होगा। जब राजा ने ये ऐसा पढ़ा तब राजा ने नगर के सिपाहियों को कहा कि वे इस नगर की राजकुमारी से मिलना चाहते हैं। नगर के सैनिक राजा को राजकुमारी के पास ले गए। राजा ने अपना परिचय दिया कि मैं वही विक्रमादित्य हूँ जिसके बारे में आपने बाहर नगर के पट्टिका पे लिखा हुआ है। राजकुमारी राजा विक्रमादित्य को देख के अति प्रसन्न हुई और इस प्रकार राजा विक्रमादित्य का विवाह उस राजकुमारी से हो गया। कुछ समय पश्चात राजा विक्रमादित्य राजकुमारी के यहाँ से यह कह के निकले कि वह अपने राज्य में जा रहे हैं। थोड़े समय बाद वह राजकुमारी को भी अपने साथ ले जाएंगे। राजा जब राजकुमारी से विदा लेकर अपने राज्य की ओर बढ़े तो कुछ समय पश्चात वह एक जगह विश्राम करने के लिए ठहरे। वहीं पर उनकी मुलाकात एक सन्यासी से हुई। सन्यासी राजा विक्रमादित्य से अति प्रसन्न हुआ और उसे उपहार स्वरूप 2 चीजें भेंट में दी, एक माला और दूसरी छड़ी। माला की ये विशेषता थी कि उस माला को पहनकर कोई भी व्यक्ति अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता था और दूसरा अपने हर कार्य सिद्ध कर सकता था। और छड़ी की ये विशेषता थी कि उसका मालिक सोने से पूर्व उससे कोई भी आभूषण मांग सकता था और छड़ी उसको वह देती। इस तरह राजा विक्रमादित्य सन्यासी से वह उपहार लेकर अपने राज्य की ओर आगे बढ़ा। वहां से राजा कुछ दूर पर जाकर एक उद्यान में ठहरा। वहां से उसने सैनिकों को राजकुमारी के राज्य में वापस भेज दिया और उन्होंने सैनिकों को कहा कि राजकुमारी को ये कहना कि वे शीघ्र ही राजकुमारी को अपने राज्य में बुलाएंगे। इस तरह राजा वहां से अकेले ही अपने राज्य की ओर आगे बढ़ने लगे। उसी उद्यान में राजा की भेंट एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई।
जब राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण और भाट से मिले तब उन्होंने उनसे उनके बारे में पूछा। तब ब्राह्मण और भाट ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि वह कई वर्षों से इस उद्यान की सेवा कर रहे हैं और इस आशा में बैठे हैं कि एक दिन इस राज्य के राजा आएंगे और उनकी सुध लेंगे और उनका जीवन आनंदमय और सुखपूर्ण होगा। ब्राह्मण और भाट की बात को सुनकर राजा विक्रमादित्य विचार में पड़ गए और उन्होंने फिर अपने जो सन्यासी ने उन्हें माला दी थी और वह माला उन्होंने भाट को दे दी और जो छड़ी सन्यासी ने राजा विक्रमादित्य को दी थी वह ब्राह्मण को सहर्ष दे दी और उनकी माला की और छड़ी की जो विशेषताएं थी वह भी भाट और ब्राह्मण को बता दी। राजा विक्रमादित्य की दयालुता को देखकर ब्राह्मण और भाट दोनों ही बहुत ही खुश हुए। तब राजा विक्रमादित्य अपने राज्य को वापस लौट आए और फिर से सुचारू रूप से अपना राज्यभार संभालकर अपना राज्य करने लगे। 6 महीने की अवधि पूरी होने पर पुरुषार्थ और भाग्य राजा विक्रमादित्य के पास पुनः उपस्थित हुए और राजा विक्रमादित्य से वही प्रश्न किया कि बताएं कि भाग्य श्रेष्ठ है कि पुरुषार्थ श्रेष्ठ है। तब राजा विक्रमादित्य अपने पुराने व्यतीत हुए समय पर ध्यान दिया तो उन्होंने ये देखा कि जो माला और छड़ी राजा विक्रमादित्य को भाग्य से प्राप्त हुई थी वह छड़ी और माला ब्राह्मण और भाट को उनके पुरुषार्थ के बल पर प्राप्त हुई। इसलिए राजा विक्रमादित्य ने कहा कि एक जगह जहाँ पुरुषार्थ श्रेष्ठ है वहाँ पर भाग्य का भी महत्व है, अतः भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। किसी को भी एक दूसरे से निम्न नहीं बताया जा सकता। पुरुषार्थ और भाग्य राजा विक्रमादित्य के इस उत्तर से अति ही संतुष्ट हुए और वहां से विदा लेकर चले गए। तब तीसरी कठपुतली चंद्रकला ने राजा भोज से पूछा, क्या तुम में इस तरह के श्रेष्ठ गुण हैं? क्या तुम इस तरह का न्याय कर सकते हो? और क्या तुम इतने दानवीर हो कि किसी से इतनी अमूल्य वस्तु जो प्राप्त हुई वह तुम किसी को 1 मिनट में ही किसी को बिना स्वार्थ के दे सको? क्या तुम इतने दानी हो? राजा भोज तीसरी कठपुतली के मुख से इस तरह के वचन सुनकर विचार में पड़ गए और वहां से वापस अपने राजमहल की तरफ वापस मुड़ गए। तो प्रियजन, ये थी सिंहासन बत्तीसी की तीसरी कठपुतली की कहानी। अगर आपको मेरी आज की ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे किसी तरह का कोई कमेंट लिखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसी के साथ अब मैं अपनी इस कहानी को यहीं विश्राम देती हूँ और मिलती हूँ सिंहासन बत्तीसी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार। ये सिंहासन है चमत्कारी, ये सिंहासन है चमत्कारी, 32 पुतलियों वाला, इसकी हर पुतली का